सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट के बारे में। ये कहानी है एक पिता की जिसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है और उससे मांगी जाती है बहुत बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम कि अब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क शहर का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक बहुत बड़ी इमारत को देखते हैं और इसी इमारत के ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है डेविड किंग। डेविड किंग एक म्यूजिशियन है, उसके बहुत सारे हिट गाने आए हैं, मगर आज वो बहुत परेशान है। उसे एहसास हुआ है कि उसने अपनी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स बेच दिए हैं और जिन लोगों के पास भी वो शेयर्स जाने वाले हैं वो उससे भी बड़ी कंपनियां हैं, यानी वो उसके कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगी और कहीं ना कहीं उसकी आजादी खो जाएगी। और किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए वो एक एक करके सबको कॉल कर रहा है और ये बात बता रहा है कि मैंने निश्चय किया है कि मैं सारे शेयर्स को वापस खरीद लूंगा, जितने में मैंने बेचा था मैं उससे ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। बात करने के बाद वो जैसे ही कमरे में आता है हम उसकी पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है पैम। पैम भी आकर के अपने आइडियाज के बारे में बताती है कि उसे अपने कंपनी में कैसे काम करना है। तभी यहाँ पर इनका बेटा आता है जिसका नाम है ट्रे। ट्रे कहता है कि आज कॉलेज में उसके बास्केटबॉल का मैच है और वो अपने दोस्त काइल के साथ जा रहा है। तो किंग कहता है कि मैं तुम्हें खुद छोड़ने चल रहा हूँ। जब ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो किंग देखता है कि ट्रे अपने फोन पे लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि तुम दिन में कितने घंटे अपना फोन इस्तेमाल करते हो। ट्रे कहता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी कभी मैं 12 घंटे भी इस्तेमाल करता हूँ। तब इस बात को किंग मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी आदत को सुधारना चाहिए। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं स्कूल में। किंग जाता है ट्रे को अंदर छोड़ने के लिए। तब ट्रे भी उससे बात करता है और वो म्यूजिक के बारे में बताता है कि उसे म्यूजिक कितना ज्यादा पसंद है। जब ये लोग प्लेग्राउंड में होते हैं तब किंग जाकर के मिलता है ट्रे के कोच से। सब उसे देखने के बाद बहुत खुश हैं, मगर किसी को भी ये बात पता नहीं है कि किंग की जो म्यूजिक कंपनी है वो पूरे तरीके से बिक चुकी है और वो किसी से जिक्र भी नहीं करता। उसे पता है कि वो कंपनी को वापस खरीद लेगा। यहाँ से जाते समय वो अपने बेटे को बताता भी नहीं कि वो मैच देखने के लिए नहीं रुक रहा, वो काम के सिलसिले में जा रहा है। बाहर आकर के वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है यहाँ पर पॉल नाम का आदमी आता है जो काइल का पिता है और किंग का ड्राइवर भी। वो उसके हाथ में एक फाइल देता है जिसमें फाइनेंसेस के सारे डिटेल्स है। यहाँ से निकल करके किंग अब सीधा पहुंचता है अपने दफ्तर में। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक नाम के आदमी से जो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस पार्टनर भी है। किंग सारी बातें बताने लगता है कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है और आखिर वो क्या सोच रहा है। वो बताता है कि उनकी म्यूजिक कंपनी के पीछे लेबल वाले पड़े हुए हैं और वो किसी भी कीमत पे इसे तबाह कर देंगे। वो म्यूजिक को म्यूजिक की तरह नहीं देखते, वो म्यूजिक को धंधे की तरह देखते हैं। उनकी यही प्लानिंग है कि आगे वो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं उन सबको हटा दे और गाने एआई से बनाए जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होगी। इस बात को सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि मुझे भी आइडिया सही लगा था। तुम्हें पता भी है कि कितने पैसे लगते हैं एक म्यूजिक को बनाने में। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि कहीं ये गाना फ्लॉप हो गया तो हम बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। हम बहुत ही लिमिटेड म्यूजिक प्रोडक्शन कर पाते हैं, लेकिन यही से चीजें एकदम बदलने वाली हैं। गाने झटझट बनेंगे, उनमें पैसे बहुत कम लगेंगे और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। साल में अभी हम जितने गाने बना रहे हैं हम उससे तकरीबन 20 गुना ज्यादा गाने बनाएंगे। तब किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जरा अपने शब्दों को तुम ध्यान से सुनो कि तुम क्या बोल रहे हो। ये कंपनी इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि हम मशीनों से गाना बनाए, ये कंपनी इसलिए बनी थी ताकि हम दिल से गाना बनाए और हमारी आत्मा जुड़ी हुई। और मैं यही चाहता हूँ, बाकी म्यूजिक कंपनी यही करने वाले हैं, सब के सब एआई पे शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी में पुरानी चीज बनी रहे, हर गाने में हमारी आत्मा लगी हो। थोड़ी देर के बाद ये बातें सुन करके पैट्रिक कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब किंग उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना शेयर मुझे बेच दो, इससे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे और कोई भी इस कंपनी में कभी ये बदलाव नहीं कर पाएगा। पैट्रिक थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है। अब किंग बहुत ही ज्यादा खुश है। वो भागता हुआ आता है घर पे और पूरे परिवार को अपनी खुशी जाहिर करने लगता है। सबसे पहले वो पैम को बताता है कि उसने डील क्रैक कर लिया, अब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स उसके पास होंगे। इन बातों को सुनने के बाद पैम कहती है कि आइडिया अच्छा है, मगर तुम्हें ये बात पता है ना कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। पैट्रिक फ्री में अपने शेयर्स तुम्हें नहीं देने वाला, तुम्हें बकायदा पूरे के पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि उतने पैसे हमारे पास हैं। तुम पैसे लाओगे कहाँ से? तब किंग कहता है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सबको गिरवी रखूंगा और तब हमारे पास पैसे आएंगे। मैं म्यूजिक कंपनी को वापस लूंगा और गाने बनाऊंगा। जैसे जैसे पैसे आएंगे हम एक एक करके सारा कर्जा चुका देंगे। पैम कहती है कि ये आइडिया बहुत ही रिस्की है, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं तुम सब कुछ को दाव पे लगाने वाले हो। थोड़े समय पहले हम दोनों की क्या बात हुई थी कि अब तुम थोड़ा कम काम करोगे और ज्यादा समय मेरे साथ बिताओगे। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अब ट्रे भी बाहर जाने वाला है, वो बाहर ही रह करके पढ़ाई करना चाहता है, तब मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। किंग उसे समझाने लगता है कि ये उसके पास आखिरी मौका है। जिस चीज को उसने पूरी जिंदगी लगा करके बनाया है वो अपनी आंखों के सामने उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए वो ये काम करना चाहता है। तब पैम भी मान जाती है। ये दोनों अपने उस समय के बारे में बात करते हैं जब ये दोनों पहली बार मिले थे। इनकी बातें चली रही होती है, तभी किंग का फोन बजता है। फोन उठाते ही उसे एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बेटा ट्रे हमारे पास है, मैं थोड़े समय के बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। इतना
कह के वो फोन काट देता है। अब किंग बहुत परेशान है। वो तुरंत आकर के बात करता है अपनी बीबी पैम और ड्राइवर पॉल से। उन्हें बताता है कि ट्रे किडनैप हो गया है। अब ये लोग भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले पुलिस वालों को कॉल करो। ये लोग पुलिस वालों को कॉल करते हैं और चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं। यहाँ पर 3 डिटेक्टिव आकर के बैठ जाते हैं इनके सामने, जिनका नाम है हिगिंस, बेल और ब्रिक्स। ये लोग पूछते हैं कि मुझे एग्जैक्ट बताओ कि किडनैपर ने तुम्हें क्या कहा। वो कहता है कि पहले उसने कॉल करके बताया कि मेरा बेटा उसके पास है। थोड़े समय के बाद उन लोगों का दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें फिरौती के रूप में 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक चाहिए और वो सारे के सारे 1000 के नोट्स में। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग ट्रे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को सुनने के बाद ब्रिजेस कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हमारे काम की शुरुआत हो गई है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तब किंग कहता है कि उन लोगों ने बताया कि रात में वो फिर से कॉल करेंगे। ब्रिजेस कहता है कि तुम्हारे अगल बगल में या तुम्हारा कोई रिलेटिव ऐसा है जिस पे तुम्हें शक हो, जो रोज तुम्हारे साथ उठता बैठता हो। किंग कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे करीब जितने भी लोग हैं उन सब पे मुझे भरोसा है। मगर फिर भी ये लोग नहीं मानते और सबसे पहले पूछताछ करना शुरू करते हैं पॉल से। पॉल से वो लोग घंटों पूछताछ करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं वो लोग कोच के पास, क्योंकि ट्रे आखिरी बार यहीं पे था। जब ये लोग कोच से पूछताछ करते हैं, वो कहता है कि उसे भी कुछ भी नहीं पता। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ट्रे यहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। तभी पॉल को एहसास होता है कि उसका बेटा काइल भी गायब है। वो एक एक करके डिटेक्टिव्स के पास जाता है, मगर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर है। सब लोग उसे भगाते रहते हैं। तब अंत में वो भाग करके जाता है किंग के पास और उससे कहता है कि मेरा बेटा काइल भी गायब है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी पैम भागती और रोती हुई आती है किंग के पास और उसे कहती है कि पुलिस वालों ने हमारे बेटे को ढूंढ निकाला। वो भी भागते हुए आता है बाहर। ट्रे को देखने के बाद ये लोग बहुत खुश हैं, लेकिन पॉल एक ही सवाल पूछ रहा है कि उसका बेटा काइल कहाँ पे है। तब डिटेक्टिव बताते हैं कि शायद किडनैपर से गलती हुई है। उन लोगों ने ट्रे की जगह गलती से काइल को किडनैप कर लिया है। उन्हें पता नहीं लगा कि किंग का बेटा कौन है। इस बात को सुनने के बाद अब पॉल की हालत खराब होने लगती है। वो रोते हुए भागता है घर के अंदर। तब ये लोग ट्रे को अंदर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि पूरे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ट्रे कहता है कि जैसे ही हमारा मैच खत्म हुआ, हम दोनों बाहर आए। उसके बाद हम लंच करने के लिए गए। हम दोनों ने एक साथ लंच किया और लंच करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। मुझे कुछ काम था, मगर काम करने के थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही उस जगह पे लौट करके आया, मैंने देखा कि काइल यहाँ से गायब हो गया है, जबकि काइल को वहीं पर होना चाहिए था। तभी किडनैपर्स का दोबारा कॉल आता है। इस बार फिर से किंग फोन उठाता है। वो लोग कहते हैं कि चाहे लड़का कोई भी किडनैप हुआ हो, हम हमेशा से तुम्हें ही टारगेट करना चाह रहे थे, चाहे बच्चा किसी और का क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि अभी भी फिरौती तुम ही दोगे और अमाउंट उतना ही है, 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक। अगर तुमने नहीं दिया तो हम इस बच्चे को मार देंगे। इतना कहने के बाद वो फोन काट देते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किसे क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉल परेशान है, क्योंकि वो मामूली ड्राइवर है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। इतने पैसों का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ किंग कर सकता है। तब वो जाता है किंग के पास और उससे कहता है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, तुम उन्हें पैसे दे दो। मुझे पुलिस वालों पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे सारे पैसों को वापस लेकर के आएंगे। मगर किंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो जब बात कर रहा था तब उस आदमी ने अपना नाम बताया। उसका नाम है फेलेनी। किंग इसी बारे में सोच रहा है कि आखिर ये आदमी उसे टारगेट क्यों कर रहा है। इसी बीच वो पॉल की भी बातें सुनता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो पॉल को कहता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि ये कितना पैसा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा देखा भी नहीं है और तुम चाहते हो कि इतने पैसे मैं रिस्क पे लगा दूं। पुलिस वाले कभी इन पैसों को रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो इस केस को बाकी केसों की तरह ही देखेंगे और पुलिस स्टेशन में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं तुम्हें पता भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मैंने पैसे दे दिया तो मेरी म्यूजिक कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मेरे पास वही पैसे आने वाले हैं जिनसे मैं शेयर्स को खरीदने वाला हूँ। मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। मगर पॉल ऐसे ही उसे आग्रह करते रहता है। तब एक वक्त के बाद किंग चुप हो जाता है और उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तब पॉल समझ जाता है कि किंग उसकी मदद नहीं करेगा और निकल जाता है वहाँ से। थोड़ी देर के बाद किंग आता है बाहर और आकर के बैठ जाता है पैट्रिक के पास। उसे बताता है कि अगर मैंने किडनैपर्स को पैसे दिया तो मैं शेयर्स को नहीं खरीद पाऊंगा और मेरी आंखों के सामने म्यूजिक की कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पैट्रिक कहता है कि अपने दिल की सुनो, अगर वो बच्चा मारा गया तब तुम ऐसे भी बर्बाद हो जाओगे। लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हर जगह ये खबर आएगी और तुम्हारी रेपुटेशन कहीं की नहीं रहेगी। इतना कह के वो चला जाता है। तब किंग आता है अपने बेटे ट्रे के पास और उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रे भी यही बात कहता है। वो बताता है कि शायद आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। आजकल लोग सोशल मीडिया से किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। तो अगर काइल को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले सोशल मीडिया वाले आपके पीछे लगेंगे और वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज को इस तरीके से दिखाएंगे जैसे आप बहुत बड़े विलेन हैं। उसके साथ साथ अखबार वाले, मीडिया वाले सब आपके पीछे लग जाएंगे। आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। काइल की जान अगर बच गई तो इसके लिए भी आपको शाबाशी मिलेगी और कहीं उससे आपका फायदा हो और आपकी कंपनी बच जाए। अब पूरी रात किंग इसी के बारे में सोचते रहता है और अंत में निश्चय करता है कि वो उस बच्चे की जान बचाएगा। तभी दूसरी तरफ हम काइल को पहली बार देखते हैं जिसे किडनैपर ने एक बाथटब में लिटा करके रखा है। काइल को एक गाना सुनाई पड़ता है जिसे किडनैपर ने बजा करके रखा है। इस गाने का
का टाइटल है आई एम ड्रंक। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जिसने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है। उसके सामने ही कैश पड़ा है, वो बस इंतजार कर रहा है किडनैपर्स के कॉल का। थोड़ी देर के बाद उनका कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि सारे के सारे पैसों को कहाँ पहुँचाना है और पैसों को लेकर के कोई और नहीं बल्कि खुद किंग आएगा। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमें पैम का ब्रेसलेट भी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद किंग भड़क जाता है और कहता है कि वो ब्रेसलेट तुम्हें नहीं मिलेगा, वो एनिवर्सरी गिफ्ट है। लेकिन पैम इस बारे में आर्गुमेंट नहीं करना चाहती, वो तुरंत ब्रेसलेट दे देती है। अब इन सारे पैसों को एक बैग में डालता है किंग और उसके साथ साथ ब्रेसलेट को भी। और जैसा किडनैपर्स ने कहा था उनके मुताबिक जाकर के वो बैठ जाता है एक मेट्रो में। मेट्रो चलनी शुरू होती है। बीच रास्ते में वो लोग उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेट्रो से निकलो और इनके 2 डब्बों के बीच में आ जाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। किंग ऐसा ही करता है। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि अब बैग को यहीं पे फेंक दो। तब ये बात किंग को समझ में नहीं आती और वो आर्ग्यूमेंट करने लगता है कॉल पे। उन्हें समझ में आता है कि किंग कुछ गड़बड़ करने वाला है क्योंकि इन लोगों ने पहले ही एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था बैग में। तभी हमें पता लगता है कि किडनैपर का एक आदमी मेट्रो के अंदर है जो इमरजेंसी ब्रेक को खींच देता है। एक बहुत बड़ा झटका लगता है और किंग के हाथ से बैग गिर जाता है नीचे। तब एक आदमी बैग को उठाता है और उसे ले जा करके दे देता है स्कूटर पर सवार एक आदमी को। मगर पुलिस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, वो पीछा करते रहते हैं। मगर एक के बाद ये लोग बैग्स को बदलते रहते हैं। एक स्कूटर से ये लोग दूसरे बाइक पे देते हैं, बाइक से फिर से स्कूटर पे दे देते हैं पुलिस वालों को चकमा देने के लिए। बहुत देर के चूहे बिल्ली के खेल के बाद पुलिस वालों के हाथ एक आदमी लगता है, उसके पास बैग भी है। मगर जैसे ये लोग बैग को चेक करते हैं इन्हें अंदर सिर्फ और सिर्फ रद्दी मिलता है, यानी पैसों का बैग लेकर के वो लोग गायब हो चुके हैं और सबको चकमा दे दिया है उन लोगों ने। तभी दूसरी तरफ हम काइल को देखते हैं जिन्हें किडनैपर्स ने छोड़ दिया है। उसे एक पार्क में बैठाया गया है। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है तुरंत सारे लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जब वो काइल से पूछते हैं कि क्या उसे कुछ भी याद है कि उसे किडनैपर कहाँ लेकर के गए थे, काइल कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मुझे बाथ टब में लिटा करके रखा गया था और पीछे गाना बज रहा था बहुत ही तेज। वो गाने के टाइटल के साथ साथ पूरी लिरिक्स भी बताता है। मगर अगले दिन से अब अखबार में खबर आने लगती है हर तरफ किंग के बारे में कि किंग एक हीरो है, उसने कैसे अपने ड्राइवर के बेटे की जान बचाई है। हर तरफ ये न्यूज ट्रेंड कर रही है, सबके लिए वो हीरो बन चुका है। मगर ये चीज मुसीबत बढ़ा देती है किंग की। उसका एक इन्वेस्टर आता है उसके पास और कहता है कि जितने भी इन्वेस्टर थे कंपनी में सबको ये बात पता लग चुकी है कि तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुमने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उसके बाद जितने भी पैसे आए तुमने फिरौती में उसे खर्च कर दिया। अब तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं है, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को छोड़ करके भागेंगे, यानी तुम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिनों का वक्त है, सारे के सारे पैसों को वापस लाओ वरना तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कह के वो चला जाता है। किंग बहुत टेंशन में है और इसी टेंशन में वो गाना सुनने लगता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो सके। इस बार वो एक रैप सॉन्ग सुन रहा है। गाने के लिरिक्स सुनने के बाद उसे याद आता है कि काइल ने इसी गाने का जिक्र किया था कि यही गाना बज रहा था किडनैपर्स के पास। तब वो भागता हुआ सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल में। काइल को वो गाना सुनाता है। जैसे ही काइल कंफर्म करता है वो पुलिस वालों को बताता है कि जरा इस आर्टिस्ट का नाम पढ़ो। इस आर्टिस्ट का नाम है यंग फेलन और किडनैपर ने अपना नाम फेलनी बताया था और यही गाना बज रहा था जहाँ पर उन लोगों ने रखा हुआ था काइल को। हो ना हो यही सिंगर किडनैपर है। मगर पुलिस वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तब किंग कहता है कि मैंने बात किया था उस आदमी से और इस आवाज को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। ये सेम बंदा है जिसने गाना गाया है और जिसने मुझे कॉल किया था। मगर डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और हम कोर्ट में इस बात को प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी कह देगा कि ये एआई से जनरेटेड गाना है। इतना कह के वो चले जाते हैं। मगर किंग को अपने पैसे किसी भी कीमत पे वापस चाहिए। वो निश्चय करता है कि वो खुद जाएगा फेलन के घर पे और उसे पकड़ेगा और पैसे मांगेगा। तब पॉल उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों बंदूकें निकालते हैं और गाड़ी में बैठ करके सीधा पहुंच जाते हैं फेलन के घर पे। फेलन का एड्रेस इन्हें बड़ी ही आसानी से मिल गया था। जैसे ये लोग जाकर के दरवाजे पे नॉक करते हैं उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। उसके हाथ में उसका बच्चा भी है। वो किंग को एक झटके में पहचान जाती है और कहती है कि आपकी तस्वीरें मेरे घर पे भी लगी हुई हैं। आपको कौन नहीं पहचानता, आप अंदर आइए। जैसे ही किंग अंदर आता है तब किंग इसका भरोसा जीतने लगता है और कहता है कि मैं फेलन को साइन करना चाहता हूँ। तब वो बताती है कि आपके लिए ही शायद फेलन ने वो गाना बनाया था। वो एक ट्रायल है, वो आपके ही स्टूडियो के साथ इस गाने को रिकॉर्ड करना चाहता है। तब किंग उससे कहता है कि फेलन मुझे अभी कहाँ पे मिलेगा। उसकी वाइफ बताती है कि वो अभी अपनी स्टूडियो में होगा। उसकी छोटी सी स्टूडियो है, वो वहीं पर काम करता है। वो एड्रेस दे देती है ताकि किंग उससे जा करके मिल सके। किंग और पॉल दोनों निकल जाते हैं। लोकेशन पे आने के बाद किंग बंदूक निकालता है और पॉल को कहता है कि वो बाहर ही रहे। वो चला जाता है स्टूडियो के अंदर। वो देखता है कि फेलन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तब वो ट्रैक को बंद कर देता है और माइक में फेलन से कहता है कि मुझे बताओ मेरे पैसे कहाँ पे हैं। फेलन थोड़ी देर रुकता है और कहता है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि ये दिन कितना खास है मेरे लिए। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे आपका अटेंशन मिले और मैं आपसे बात करूं, मगर आपने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं और ना ही आपको मेरे बारे में पता था। तब मैंने वो कदम उठाया और आज देखो आपको मेरा नाम भी पता है, आपने मुझे ढूंढा भी और अब आप मेरे सामने बैठे हो। तब किंग भड़क जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। तुमने किडनैपिंग की है और उस बच्चे को पीटा भी और उसे मारने की धमकी दी है। तुम एक
क्रिमिनल हो, तुम म्यूजिशियन नहीं हो सकते। अब इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। एक वक्त के बाद फेलन इतना ज्यादा भड़क जाता है कि अपनी बंदूक निकाल करके गोली चला देता है। तब किंग भी अपनी बंदूक निकालता है। फेलन भाग रहा है और किंग उसके पीछे भाग रहा है और गोलियां चला रहा है। जैसे ही गोलियों की आवाज पॉल को सुनाई पड़ती है, वो भी आता है पकड़ने के लिए फेलन को। तब फेलन उसे घायल करके भाग जाता है। किंग उसके पास आता है तो पॉल कहता है कि जाकर के उसे पकड़ो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तब किंग भागने लगता है फेलन के पीछे। भागते भागते ये लोग पहुंच जाते हैं एक मेट्रो के अंदर। तब फेलन वहाँ से निकल करके जाने लगता है दूसरे डब्बे में, मगर बीच में ही किंग उसे पकड़ता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। फेलन उसे मार रहा है तो किंग उसे मार रहा है। बहुत देर तक ये लोग हाथापाई करते रहते हैं, मगर किंग के सामने फेलन टिक नहीं पाता। एक वक्त के बाद किंग उसे नॉकआउट कर देता है। अब पुलिस वालों ने फेलन को पकड़ लिया है। वो सबसे पहले उसके घर पे छापा मारते हैं। तब सारे के सारे पैसे भी बरामद हो जाते हैं। किंग बहुत ही ज्यादा खुश है। वो अपने पूरे परिवार के साथ जाता है मिलने पॉल से। पॉल की हालत अब ठीक है। किंग खुश होकर के कहता है कि जो मेरा नया गाना आएगा मैं उसमें तुम्हें एक शेयर देना चाहता हूँ और क्रेडिट भी। तब पॉल उसे कहता है कि तुमने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है। अब मैं और काइल हम दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब फेलन को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, मगर सारे लोग आकर के सड़कों पे खड़े हो चुके हैं। फेलन का जो गाना था वो इस साल का सबसे हिट गाना बन चुका है। इंटरनेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने उस गाने को ना सुना हो। सारे लोग आकर के चाहते हैं कि फेलन को छोड़ दिया जाए और वो ऐसे गाने और बनाए, मगर सरकार किसी की बात नहीं सुनने वाली। जब कार्यवाही शुरू होती है तो फेलन अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। उसकी एक ही शर्त है कि उसकी एक आखिरी मीटिंग करवाई जाए किंग के साथ। वो लोग मान जाते हैं। जेल में उसकी मुलाकात होती है किंग से। फेलन यहाँ पर 25 साल की सजा काटने वाला है। फेलन कहता है कि आपको पता भी नहीं है कि हमने क्या किया है। मैं चाहता हूँ कि अगला गाना हम दोनों कोलैब करें। अगर मैं आपकी कंपनी के लिए गाना गाऊंगा तो दुनिया का सबसे हिट गाना बनेगा, जिससे आप भी पैसे बनाएंगे और मैं भी, और हम लोग पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद किंग मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी बड़ी कंपनी को भी छोड़ने वाला हूँ। मुझे अपने तरीके से काम करना है। अब मैं किसी चीज को चेज नहीं कर रहा। मैं अपनी एक छोटी सी दूसरी कंपनी खोलूंगा ताकि जिसमें मैं पूरी आजादी के साथ काम कर सकूं। तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तब फेलन भड़क जाता है और गालियां देने लगता है किंग को, मगर किंग को इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर आता है तब ट्रे उसे बताती है कि मैंने एक नए सिंगर को खोज निकाला है जिसका नाम है सुआ। तुम्हें उसका गाना सुनना चाहिए। अब किंग सुआ का गाना सुन रहा है। उसका गाना बहुत ही प्यारा है। इसका टाइटल है हाईएस्ट टू लोएस्ट। पूरा गाना सुनने के बाद किंग खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा, मगर क्या तुम्हें पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस है? तुम उन चैलेंजेस के लिए तैयार हो? सुबह कहती है कि हाँ। तब वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, फिर हम शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।